Hello everyone, I welcome you in this online teaching learning process. Today is our topic is indicator diagram, which is related with the unit number 6 of hydraulic pump of the subject fluid mechanics and machineries. So in previous lecture we have studied differentiate between centrifugal pump and reciprocating pump, define slip, explain positive slip and negative slip. What is an air vessel? Explain the functions of air vessel or for reciprocating pumps. State the advantages of using air vessel in reciprocating pump and solve one numerical on reciprocating pump. So today's learning outcome of the topic is draw theoretical indicator diagram. Draw indicator diagram of a reciprocating pump showing effect of acceleration, showing effect of friction, and one more diagram we have to draw here, that is on an indicator diagram, that is the topic is effect of acceleration and friction combinedly. Let's start our today's topic. तो हम स्टार्ट करेंगे थ्योरेटिकल इंडिकेटर डायग्राम से. बेसिकली फ्रेंड्स ऐसा होता है कि जो इंडिकेटर डायग्राम है ये शो करता है कि जब पिस्टन का मूवमेंट सिलेंडर में होता है तो एक ग्राफ बनाता है ये प्रेशर और स्ट्रोक लेंथ के बीच में, इसके एक एक्सिस पे प्रेशर शो रहेगा, दूसरे एक्सिस पे स्ट्रोक लेंथ रहेगा. ये शो करता है कि प्रेशर में क्या क्या डिफरेंसेस हो रहे हैं जैसा जैसा स्ट्रोक लेंथ बढ़ता है. तो हमारा हमने देखा अभी कि हमारा रेसिप्रोकेटिंग पंप में दो ये है स्ट्रोक, सक्शन स्ट्रोक एंड डिलीवरी स्ट्रोक. तो सक्शन स्ट्रोक के समय क्या प्रेशर वेरिएशन रहेगा या डिलीवरी स्ट्रोक के समय क्या प्रेशर वेरिएशन रहेगा, ये सब चीजें दिखाने का काम होता है इंडिकेटर डायग्राम का. तो देखिए मैंने यहाँ पे एक और डायग्राम बनाई है. ये डायग्राम हमें हमारे ब्रेन डायग्राम ये वाला है, लेकिन ये डायग्राम कैसे बनता है ये जो शो करेगा ये वर्किंग डायग्राम के हिसाब से हम लोग देखेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट होता है दोस्तों थ्योरेटिकल इंडिकेटर डायग्राम से. इसका नाम देखिए क्या है, थ्योरेटिकल, मतलब ये प्रैक्टिकली ऐसा डायग्राम नहीं होता, लेकिन प्रैक्टिकल डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हमको थ्योरेटिकल डायग्राम को स्टडी करना पड़ेगा. तो थ्योरेटिकल इंडिकेटर डायग्राम यानी कोई भी इंडिकेटर डायग्राम ये रहता है रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड स्ट्रोक लेंथ. ये ध्यान में रखिएगा, इसके वाई एक्सिस पे प्रेशर रहेगा और एक्स एक्सिस पे रहेगा स्ट्रोक लेंथ. तो ये डायग्राम शो करता है कि जैसे जैसे प्रेशर स्ट्रोक लेंथ चेंज होता है वैसे वैसे प्रेशर में क्या चेंजेस होते हैं. तो हम लोगों ने स्टार्ट किया थ्योरेटिकल नाम से. तो थ्योरेटिकल नाम में ध्यान रखिएगा, यहाँ पे थ्योरेटिकल लिखा है, इसलिए प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल जो डायग्राम बनाना है उसके लिए हमें ये डायग्राम पहले समझना इम्पोर्टेंट है. ठीक है, तो ये डायग्राम स्टार्ट कहाँ से होता है, तो इसके एक एक्सिस पर रहेगा प्रेशर वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पर रहेगा स्ट्रोक लेंथ. देखिए बीच में ये डैश वाला लाइन दिया हुआ है, यहाँ से हमारा पॉइंट ई से हमारा डायग्राम स्टार्ट होता है. ठीक है, पॉइंट ई से क्यों होता है स्टार्ट, ये जो लाइन है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर का लाइन है और जब भी पंप बंद है तो उस समय प्रेशर कौन सा होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. जब हम लोग पंप स्टार्ट करेंगे तो फिर वो अदर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसमें प्रेशर क्रिएट होगा, और जब पंप बंद है उस समय प्रेशर रहता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो देखिए जब ये पंप बंद है तो हमारा प्रेशर कहाँ पर रहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर. स्ट्रोक लेंथ भी कहाँ से स्टार्ट होगा, ई से. तो ये नंबर है ए बी सी डी और यहाँ से ई और ये एफ. तो इनिशियल कंडीशन में क्या होगा कि क्रैंक आपका रहेगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 0 डिग्री पे सेंटीग्रेड नहीं सॉरी 0 डिग्री पे, और पिस्टन जो रहेगा ये इनर डेड सेंटर पे रहेगा. तो उस समय अभी पंप बंद है दोस्तों है, तो उस समय हमारे पास में प्रेशर कौन सा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. फिर जैसे ही हम लोग पंप को स्टार्ट करते हैं तो पिस्टन क्या होता है, पीछे सरकता है. पिस्टन क्या होता है, पीछे सरकता है. तो पीछे सरकने की वजह से यहाँ पे कौन सा प्रेशर क्रिएट होता है, तो हमने देखा है कि यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होता है वैक्यूम, मतलब निगेटिव या सक्शन प्रेशर. तो निगेटिव या सक्शन प्रेशर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर जाता है या नीचे जाता है, तो इसका आंसर है नीचे जाता है. मतलब डायरेक्टली एक ई से कहाँ पे पहुंच जाएगा, ए पे. अब ये ए पे कौन सा प्रेशर है, सक्शन प्रेशर, और ये हमारे ग्राफ के हिसाब से दिख रहा है. ये जो लाइन है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर का लाइन है और ए वाला जो लाइन है ये सक्शन प्रेशर का लाइन है. अब देखिए सक्शन प्रेशर कहाँ से कहाँ तक रहता है वो देखिए, तो 0 डिग्री फिर 90 डिग्री और फिर 180 डिग्री, ये पूरे पोर्शन में जितना जब तक ये हाफ रिवॉल्यूशन नहीं करता है क्रैंक,
तब तक जो प्रेशर होता है वो सक्शन प्रेशर होता है। मतलब ए से लेके बी तक, ए हो गया हमारा 0 डिग्री, सो बी हो गया हमारा 180 डिग्री, ठीक है। और ये जो सेंटर वाला लाइन पॉइंट रहेगा ये रहेगा 90 डिग्री। तो ये पूरा ए से लेके बी तक कौन सा स्ट्रोक है, ये 0 से लेके 180 तक, ठीक है। सो यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है, सक्शन प्रेशर की बी तक। तो यहाँ पे कौन सा कितना डिग्री रहेगा, 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए 180 डिग्री के समय में पिस्टन कहाँ पे रहता है, बॉटम डेड सेंटर पे। फिर 180 डिग्री से ये आगे बढ़ना स्टार्ट करता है तो पिस्टन भी आगे बढ़ता है। अब उस समय क्या होता है, यहाँ पे पूरा मास जमा रहता है वो लिक्विड का, और सक्शन वाल्व बंद हो जाता है, डिलीवरी वाल्व भी बंद रहता है, और पिस्टन आगे सरकने की वजह से ये जो मास है वाटर का, लिक्विड का, ये कॉम्प्रेस होता है, और कॉम्प्रेस होने की वजह से यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होता है। अब ये प्रेशर क्या करता है, डिलीवरी वाल्व को ओपन करता है और फिर यहाँ से लिक्विड बाहर निकलता है, ठीक है। तो अभी ये लिक्विड बाहर वगैरह निकलना वो हमें नहीं देखना है, हमें सिर्फ ये देखना है कि पिस्टन इनर डेड सेंटर से आउटर डेड सेंटर और आउटर डेड सेंटर से इनर डेड सेंटर पे जाता है तो प्रेशर में क्या डिफरेंसेस आते हैं। तो देखिए जैसे ही पिस्टन आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी प्रेशर सक्शन प्रेशर से कन्वर्ट होके कंप्रेशन प्रेशर में जाएगा, और कंप्रेशन क्या होता है, पॉजिटिव प्रेशर होता है। तो देखिए बी की ही लाइन में सीधा वो कहाँ पे चला जाएगा, एटमॉस्फेरिक को क्रॉस करते हुए ऊपर चला जाएगा। अब ऊपर मतलब कौन सा प्रेशर हो गया, ये ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक, समझ में आया ना। अभी ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 180 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है, और ये एंड कहाँ पे हो रहा है, तो 360 डिग्री पे, बराबर है ना। तो ये हो गया पॉइंट 360, मतलब ये हो गया 0, ये 180, फिर से ये 180 और ये 0 या 360 डिग्री, ठीक है। तो ये देखिए इसमें क्या दिखाया इसने प्रेशर कांस्टेंट दिखाया है। ए से बी मतलब सक्शन प्रेशर, और सी से डी मतलब डिलीवरी प्रेशर। हाँ भला ये प्रेशर्स को बिलो एटमॉस्फेरिक या अबव एटमॉस्फेरिक बताया उन्होंने, लेकिन प्रेशर दिखाया यहाँ पे कांस्टेंट। सक्शन है तो पूरा का पूरा कांस्टेंट, डिलीवरी है तो पूरा का पूरा कांस्टेंट, ठीक है। अब बनता है ऐसा ही है, लेकिन एक्चुअल में जब हम लोग प्रैक्टिकली करते हैं तो इसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन आते हैं, इसीलिए इस डायग्राम का नाम दिया है थ्योरेटिकल इंडिकेटर डायग्राम। अब इसी डायग्राम से हमारे जो प्रैक्टिकल इंडिकेटर डायग्राम से वो बनेंगे। ये समझ में आया सबको, आप लोग को, ऐसा मैं होप करता हूँ कि आप लोगों को सबको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये जो अभी हम लोगों ने बात की ये सब डिस्क्रिप्शन है उसका लिखा हुआ। अब इफेक्ट ऑफ एक्सेलरेशन, अब देखिए पहला जो इफेक्ट है, अभी ये प्रैक्टिकल डायग्राम्स की तरफ आ गए हम लोग। तो अभी हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं, इफेक्ट ऑफ एक्सेलरेशन ऑन इंडिकेटर डायग्राम। जो इफेक्ट ऑफ एक्सेलरेशन रिटार्डेशन हम लोगों ने इसमें भी पढ़ा, कहाँ पे, एयर वेसल्स में। अब वही हमको यहाँ पे प्रेशर की इसमें देखा। तो सबसे पहले हम लोग इनिशियल थ्योरेटिकल इंडिकेटर डायग्राम बना लेंगे। एक वाई एक्सिस बनाएंगे, एक एक्सिस बनाएंगे, 0 देंगे, एक्स एक्सिस पे स्ट्रोक लेंथ, वाई एक्सिस पे प्रेशर दिखाएंगे, एक बीच में से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उसको दिखाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये डैश डैश वाली जो लाइन है, जो हम लोगों ने अभी पहला थ्योरेटिकल इंडिकेटर डायग्राम पढ़ा, वो ये वाला, ये डैश डैश वाला लाइन है, देखिए ये कौन सा हो गया, थ्योरेटिकल इंडिकेटर डायग्राम, ए बी सी और डी। समझ में आया दोस्तों, ये हो गया थ्योरेटिकल इंडिकेटर डायग्राम। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है, मतलब इफेक्ट ऑफ एक्सेलरेशन। तो देखिए मैंने एयर वेसल पढ़ाने के समय में आपको बताया था, अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा इस बात पे, कि ये क्रैंक है, ये क्रैंक 0 से स्टार्ट होता है, टॉप पे 90, यहाँ पे 180, यहाँ पे 270, फिर से 360 मतलब 0। तो ये क्रैंक इस तरीके से रोटेट होता है, ठीक है। अब इस तरीके से रोटेट होने की वजह से पिस्टन पीछे आता है और आगे जाता है, पीछे आता है और आगे जाता है ना। तो 0 से 180 मतलब पिस्टन इनर डेड सेंटर से आउटर डेड सेंटर पे, और 180 से 0 मतलब आउटर डेड सेंटर से इनर डेड सेंटर पे। अब यहाँ पे हो क्या रहा है दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो आपको 2 मिनट में बात समझ में आ जाएगी। जब ये 0 से 90 डिग्री की तरफ जा रहा है तो ये क्या कर रहा है कि इस समय ये चढ़ाई चढ़ रहा है ना, क्या कर रहा है, ये चढ़ाव पे चढ़ रहा है। तो मैंने आपको उस समय भी बताया था एयर मिसल के समय, कि अगर आपको किसी पहाड़ी पे चढ़ाव पे चढ़ना है या फिर आप नीचे उतरते हो, तो जब चढ़ाई चढ़ते हैं हम लोग उस समय हमें एक्सेलरेशन ज्यादा देना होता है। क्यों ज्यादा देना होता है, क्योंकि ये अगेंस्ट द ग्रेविटी होता है। और जब हम ढलान से उतरते हैं तो एक्सेलरेशन हमें कम देना होता है। क्यों, उसको रिटार्डेशन बोलते हैं। क्यों, क्योंकि उस समय ग्रेविटी भी हमको खींचती है। तो देखिए ऑब्वियस है कि ये जब 0 से 90 डिग्री पे जाएगा तो यहाँ पे इसको ताकत लगानी पड़ेगी ज्यादा। अब ताकत ये ज्यादा लगाएगा मतलब प्रेशर ये ज्यादा क्रिएट करेगा। कब, कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से लेके 90, ये 0 हो गया हमारा और ये हो गया 90 डिग्री पे, ठीक है ना दोस्तों। ये समझ में आ गया आपको कि ये 0 से 90, ये 90 डिग्री, ठीक है।
एक सेकेंड, ये 90 डिग्री हो गया, बराबर है, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो ये यहाँ से जब ये ट्रैवलिंग करेगा यहाँ तक, तो यहाँ पे इसको एक्सेलरेट करना पड़ेगा, मतलब ताकत थ्रस्ट ज्यादा लगाना पड़ेगा। ये समझ लीजिए, लिया आप लोगों ने। अब 90 से लेके 180, ये हो गया लाइन 180 का। 90 से लेके 180 यहाँ पे ढलान आ गई है, तो ढलान आएगा तो क्या होगा, ग्रेविटी के साथ में जाएगा, तो इसको अपना पावर कम लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा रिटार्डेशन। यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेशन हो गया, और यहाँ से यहाँ तक 90 से 180 तक रिटार्डेशन। फिर 180 से लेके 270 तक एक्सेलरेशन। डायग्राम के हिसाब से यहाँ पे क्या कर रहा है, ये चढ़ाई फिर से चढ़ रहा है, तो ये 270 तक क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन। और फिर 270 से 360 तक रिटार्डेशन। तो देखिए क्या हो रहा है, ये डायग्राम के हिसाब से समझिए कि हमें 0 से 90 के समय प्रेशर ज्यादा क्रिएट हो रहा है, और 180 से 270 के समय प्रेशर ज्यादा क्रिएट हो रहा है, जितना रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा। और 90 से 180 प्रेशर कम रिक्वायर्ड है, और 270 से 360 प्रेशर कम रिक्वायर्ड है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए हमारे इनिशियल जो है ये ए बी सी डी है, जो थ्योरेटिकल इंडिकेटर डायग्राम की बात किया था हम लोगों ने। अब देखेंगे हम लोग इफेक्ट ऑफ एक्सेलरेशन इस पे क्या पड़ता है। तो जैसे 0 से 90 डिग्री, इफेक्ट ऑफ एक्सेलरेशन क्या पड़ रहा है, जरूरत से ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो रहा है। अभी कौन सा प्रेशर क्रिएट होता है, यहाँ पे सक्शन, निगेटिव प्रेशर है ना। 0 से 180 तक कौन सा प्रेशर रहता है, सक्शन। और 180 से 360 कौन सा रहता है, पॉजिटिव प्रेशर, मतलब डिलीवरी प्रेशर। तो यहाँ पे कौन सा प्रेशर ज्यादा क्रिएट हो रहा है 0 से 90 में, सक्शन प्रेशर। तो देखिए हमारा थ्योरेटिकल का पॉइंट था ए तक, लेकिन ज्यादा प्रेशर क्रिएट होने की वजह से ये एडिशनल लाइन नीचे जा रही है पी तक। तो ई से लेके ए तक का डिस्टेंस है एच एस, मतलब हेड ड्यू टू सक्शन। ठीक है, लेकिन ए से लेके पी तक का जो डिस्टेंस है ये एच ए एस है, मतलब हेड ड्यू टू सक्शन हेड ड्यू टू एक्सेलरेशन, मतलब हेड इन सक्शन साइड ड्यू टू एक्सेलरेशन। समझ में आया, सक्शन साइड में एडिशनल हेड है, और ये एडिशनल हेड किस वजह से आ रहा है, ड्यू टू एक्सेलरेशन। समझ में आया दोस्तों। तो ये कहां तक जाएगा, 90 तक। अब 90 में क्या होगा, फिर धीरे धीरे कम होते जाएगा। अब 90 से लेके 180 तक क्या हो रहा है, वो रिटार्डेशन की तरफ जा रहा है। रिटार्डेशन मतलब क्या हो रहा है, जितना रिक्वायर्ड है उससे भी कम। तो हमें रिक्वायर्ड था बी तक, लेकिन अभी हमें कहाँ कितना मिल रहा है, क्यू तक। तो ये क्यू कितना है, बी से कितना कम है, ये एच ए एस, मतलब हेड ड्यू टू हेड सक्शन हेड ड्यू टू एक्सेलरेशन। समझ में आया दोस्तों। तो ये देखिए, इसका कहने का मतलब क्या होता है कि 0 से 90 तक हमें रिक्वायर्ड से ज्यादा प्रेशर मिलता है, और 90 से 180 में रिक्वायर्ड से हमें कम प्रेशर मिलता है। तो हमारा रिक्वायर्ड प्रेशर ए से लेके बी तक का है एज पर थ्योरेटिकल डायग्राम, लेकिन हमें 0 से 90 में ज्यादा मिल जाता है एच एस, और 90 से 180 में कम मिलता है एच एस, यानी रिक्वायर्ड से कम मिलता है। तो ये जो लाइन बनती है, ये ई से स्टार्ट होके ए से होते हुए नीचे जाती है पी तक, और पी से फिर ये लाइन जाती है क्यू तक। क्या तो समझ में आया सबको। अब आगे देखते हैं 180, ओडीसी मतलब कितना हो गया 180। अब 180 से 270 तक क्या हो रहा है, फिर से एक्सेलरेशन हो रहा है, लेकिन कौन से साइड में, कंप्रेशन साइड में, मतलब पॉजिटिव प्रेशर। तो देखिए ये क्यू से सीधा कहाँ जाएगा, ये लाइन सी तक जाएगा, ये होगा अपना थ्योरेटिकल का। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन होने की वजह से प्रेशर ज्यादा क्रिएट होगा, तो ये क्या हो गया एच ए डी। कहाँ तक जा रहा है वो प्रेशर, तो पी क्यू ये आर है, ये कौन सा पॉइंट है, आर। तो आर तक जा रहा है वो एडिशनल, मतलब उसको रुकना कहाँ पे था, वो सी पे रुकना था, लेकिन जा कहाँ तक रहा है, वो आर तक। तो ये सी से आर तक का डिस्टेंस कौन सा हो गया, ये कौन सा प्रेशर हो गया, ये हेड ड्यू टू डिलीवरी हेड ड्यू टू एक्सेलरेशन। ये कौन सा हो गया, डिलीवरी हेड ड्यू टू एक्सेलरेशन। और ये कहाँ तक जाता है, 270 तक। अब 270 के बाद में क्या होता है, ये नीचे उतरता है, तो यहाँ पे रिटार्डेशन वाला पॉइंट आ गया। तो देखिए यहाँ से फिर से ये नीचे आ गया, तो ये जो पॉइंट है ये वाला, ये 270 वाला पॉइंट है, और ये जो पॉइंट है अभी, ये हो गया 360 वाला पॉइंट। समझ में आया। सो यहाँ पे देखिए जितना चाहिए था उससे भी कम मिल रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है, मतलब हमें जरूरत कम है यहाँ। तो ये एक्चुअल देखिए थ्योरेटिकल डायग्राम इस तरीके से बनती है हमारा स्क्वायर, और एक्चुअल जो डायग्राम है ड्यू टू, मतलब जब हम लोग एक्सेलरेशन का इफेक्ट देखेंगे तो ये डायग्राम इस तरीके से बनेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया प्रैक्टिकल डायग्राम, और जो ये स्ट्रेट वाला हो गया ये एक्चुअल डायग्राम। तो ये क्या शो कर रहा है हमें, इफेक्ट ऑफ एक्सेलरेशन।
क्या शो कर रहा है ये? इफेक्ट ऑफ एक्सेलरेशन। मतलब जब भी हम लोग अगर प्रेशर और स्ट्रोक लेंथ के बारे में डायग्राम बनाने जाएंगे तो एक्सेलरेशन का इफेक्ट क्या होता है ये हमको पता चलेगा। और ये जैसे जैसे स्ट्रोक लेंथ बढ़ता है वैसे वैसे ये लाइन का जो डायमेंशन है वो चेंज होते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोग को ये टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब देखिए इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन। अभी इंडिकेटर डायग्राम पे किसका इफेक्ट देखना है अपने को? फ्रिक्शन का। फिर से डायग्राम वही रहेंगी, सब चीजें वही रहेंगी। थ्योरेटिकल डायग्राम भी हम लोग एबीसीडी बनाएंगे, ठीक है। ये जो पहला एबीसीडी वाला डायग्राम बन गया, ये ए बी सी और डी, ये वाला जो डायग्राम बन गया ये थ्योरेटिकल डायग्राम है। अभी हमको यहाँ पे देखना है कि फ्रिक्शन का इफेक्ट क्या होता है। तो देखिए ध्यान से, इसमें फिर से स्टार्ट कहाँ से हो रहा है अपना? जीरो से। तो जीरो पे कौन सा रहेगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जैसे वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से स्टार्ट होता है तो कौन सा आता है? सक्शन प्रेशर। तो कहाँ पे जाता है? पॉइंट ए की तरफ, है ना। अब ये ए से अब हमको यहाँ पे देखना है, तो ये एबीसीडी ये वाला जो हो गया ये थ्योरेटिकल डायग्राम हो गया। अभी हमें यहाँ पे देखना है फ्रिक्शन का इफेक्ट क्या होता है। अब देखिए जैसे जैसे ये 0 से 90 डिग्री की तरफ जाएगा तो क्या हो रहा है? ये फिर से चढ़ाई पे चढ़ रहा है। चढ़ाई पे चढ़ रहा है तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा यहाँ पे। कहाँ तक ज्यादा होगा? जीरो पे का जीरो यानी कम रहेगा फ्रिक्शन, लेकिन जैसे 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 बढ़ेगा तो फ्रिक्शन का इफेक्ट ज्यादा होते जाएगा। तो मैक्सिमम कहाँ पे होगा? टॉप पे, क्योंकि यहाँ पे फिर टॉप पे उतरने के बाद यहाँ से रिटार्डेशन चालू होता है ना। ये 90 डिग्री का हो गया, फिर यहाँ से जो ये रिटार्डेशन वाली लाइन होगी। तो फ्रिक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक 0 से लेके 90 तक ज्यादा होगा और 90 से लेके 180 तक फ्रिक्शन कम होगा। इसलिए ये लाइन देखिए, ए से लेके ऐसा ये कर्व बन रहा है कि ये 90 डिग्री पे ज्यादा फ्रिक्शन और फिर 90 डिग्री से नीचे उतरते उतरते फिर से कम फ्रिक्शन पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है। फिर यही पॉइंट पे क्या होता है? ये सक्शन से डिलीवरी साइड में चला जाता है। अब यहाँ से देखो फिर से कम हो गया, यहाँ से फिर से ये एक्सेलरेशन हो रहा है ना। तो यहाँ पे क्या होगा? जैसे चढ़ाई चढ़ रहा है तो चढ़ाई चढ़ने की वजह से क्या होगा कि यहाँ पे फ्रिक्शन फिर से बढ़ जाएगा। कहाँ तक बढ़ेगा? 270 तक। और फिर 270 से नीचे जब आएगा तो फ्रिक्शन फिर से कम हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे देखिए सी से लेके जी तक ये हो गया फ्रिक्शन बढ़ रहा है ना। और फ्रिक्शन फिर नीचे जब आएगा ये तो यहाँ से जी से लेके डी तक जो होगा रिटार्डेशन होगा। एक कंसेप्ट समझ में आया सभी को? ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पे हमको ये देखना है कि प्रेशर का इफेक्ट क्या, फ्रिक्शन का इफेक्ट क्या पड़ता है प्रेशर के ऊपर। फ्रिक्शन का इफेक्ट क्या पड़ता है प्रेशर के ऊपर। तो हमें इतना ध्यान में देना है कि ये जो क्रैंक चलता है, क्रैंक का चलने के ऊपर अपने को ध्यान देना है दोस्तों। तो क्रैंक कैसे चलता है? 0 से 90 तक उसमें चढ़ाई चढ़ता है और 90 से एक्सेलरेट करता है वो, और 90 से 180 तक वो रिटार्ड करता है। फिर से 180 से 270 तक एक्सेलरेट करता है और 270 से 360 तक रिटार्ड करता है। तो जब एक्सेलरेट करता है तो देखिए आप जैसे किसी चढ़ाव पे चढ़ते हो तो आप थक जाते हो, क्योंकि उस समय फ्रिक्शन आपकी बॉडी में ज्यादा होता है, क्योंकि आपको अगेंस्ट द ग्रेविटी आपकी बॉडी को लेके जाना होता है। और जब ढलान पे आते हैं तो सेम ग्रेविटी के साइड से ही अपने को चलना होता है, तो उस वजह से फ्रिक्शन कम हो जाता है। समझ में आया ना। तो इस वजह से देखिए प्रेशर में ये जो ए बी सी डी हो गया ये अपना थ्योरेटिकल डायग्राम हो गया। और उसके बाद में जब हम लोग इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन देखते हैं तो ये 0 ए मतलब 0 डिग्री, बी मतलब 180 डिग्री, सी मतलब 180 डिग्री, डी मतलब 360 डिग्री, और बीच वाला ये 90 डिग्री और ये 270 डिग्री का। देखिए क्या होता है, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो 90 तक फ्रिक्शन मैक्सिमम रहेगा और 90 से फिर फ्रिक्शन कम कम होते जाएगा। वैसे ही यहाँ पे 180 से 270 तक फ्रिक्शन बढ़ते हो जाएगा और 270 से 0 तक फ्रिक्शन कम होते जाएगा। तो ये हो गया इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन ऑन इंडिकेटर डायग्राम। तो ये इंडिकेटर डायग्राम क्या शो करता है? पिस्टन का मूवमेंट या क्रैंक का मूवमेंट और उसके साथ में प्रेशर और स्ट्रोक लेंथ में क्या वेरिएशन आते हैं वो शो करता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक है इसका कंबाइन इफेक्ट ऑफ एक्सेलरेशन एंड फ्रिक्शन ऑन इंडिकेटर डायग्राम। अभी इसमें कुछ भी नहीं है, हमें इसमें क्या करना है, यहाँ पे अभी हमें तीनों डायग्राम मर्ज करना है। तो हम लोगों ने पहले इसमें क्या पढ़ा था? थ्योरेटिकल डायग्राम पढ़ा था। फिर हम लोगों ने पढ़ा इफेक्ट ऑफ एक्सेलरेशन, तो हम लोगों ने क्या किया? थ्योरेटिकल और एक्सेलरेशन इन दोनों को मर्ज किया। उसके बाद हम लोगों ने फ्रिक्शन वाला पढ़ा, तो थ्योरेटिकल और फ्रिक्शन को मर्ज किया। अभी हमें क्या करना है? कंबाइन इफेक्ट ऑफ एक्सेलरेशन एंड फ्रिक्शन बनाना है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? थ्योरेटिकल, इफेक्ट ऑफ एक्सेलरेशन और इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन, ये तीनों को भी मर्ज कर रहे हैं। तो देखिए बहुत सिंपल डायग्राम है ये हमारा जो पॉइंट है ए बी सी डी और ये ई एफ।
सबसे पहला ये डैश लाइन वाला देखो, ये हो गया तुम्हारा थ्योरेटिकल इंडिकेटर डायग्राम। समझ में ना, ये जो डैश लाइन है ना, ए से लेके बी तक, बी से लेके सी तक, सी से लेके डी तक, डी से लेके फिर से ई होते हुए ए तक, ये हो गया हमारा थ्योरेटिकल इंडिकेटर डायग्राम। अब हम लोग बात करेंगे इसमें एक्सेलरेशन की। क्या होता है एक्सेलरेशन, यहाँ पे नीचे चला जाता है ए से लेके नीचे, और यहाँ पे जितना बी से लेके ऊपर चला जाता है। तो ये जो तिरछा लाइन बनेगा ये वाला, देखिए मैं अभी फिर से आपको बताता हूँ। पहले हम लोग ये वाला कलर यूज करते हैं, तो ये हो गया हमारा ये थ्योरेटिकल इंडिकेटर डायग्राम। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ई से लेके ए से लेके फिर बी से लेके एफ, फिर सी, फिर डी, और डी से लेके E। ये हो गया हमारा थ्योरेटिकल इंडिकेटर डायग्राम। अब हम लोग काय की बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे एक्सेलरेशन की। तो देखिए ये स्टार्ट हो जाता है ए से, कहाँ तक जाता है ये ए से लेके ए डैश तक, ए डैश से फिर ये स्ट्रोक लेंथ के हिसाब से बी डैश तक, बी डैश से लेके फिर सी, और सी से लेके सी डैश तक, और सी डैश से फिर यहाँ पे नीचे आता है इस तरीके से, और फिर ये कंप्लीट। तो ये हो गया हमारा इफेक्ट ऑफ एक्सेलरेशन। ये हो गया हमारा इफेक्ट ऑफ एक्सेलरेशन। अब हम लोग तीसरी बात करेंगे इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन की। तो ये ए डैश से स्टार्ट हुआ हमारा फ्रिक्शन, ये देखिए ए डैश से स्टार्ट होते हुए सेंटर में मैक्सिमम फ्रिक्शन रहता है, और फिर से फ्रिक्शन कम होते जाता है। तो ये हो गया हमारा ई से लेके स्टार्ट करेंगे ए डैश से फिर ये वाला जो लाइन है ये फ्रिक्शन वाला लाइन हो गया, फिर ये सी पे ज्यादा, और फिर यहाँ से ऐसा करते। तो यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, हम लोगों ने तीनों डायग्राम्स दिखा है, एक्सेलरेशन, सॉरी थ्योरेटिकल इंडिकेटर डायग्राम, इफेक्ट ऑफ एक्सेलरेशन एंड इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन। ये तीनों का भी कॉम्बिनेशन होता है इस डायग्राम में। ये बहुत सिंपल कंसेप्ट है, ध्यान से पढ़िए इसको, और ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आता है बहुत। ठीक है, उसका इसका थ्योरेटिकल पार्ट्स वगैरह सब मैंने जो नोट्स दिए हैं उसमें गिवन है, जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन किया वही सब चीजें वहाँ पे गिवन है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टॉपिक के रिलेटेड। यहाँ पे हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा जेट पंप एंड सबमर्सिबल पंप। थैंक यू वेरी मच।